केमिस्ट्री मंथन में आपका स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा है पीरियोडिक टेबल और अपन आज करेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। देखो पिछली क्लास में अपन ने 4 तरीके की रेडियस पढ़ी थी, कोवलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, वान डेर वाल रेडियस और मेटेलिक रेडियस। तो देखिए मैंने 2 नाम बताया आपको कि न्यूक्लियर इफेक्ट क्या होता है और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो न्यूक्लियर इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट को देखने के लिए अपन को सबसे पहले पीरियड और ग्रुप के अंदर क्या देखना पड़ेगा, साइज का पता करना पड़ेगा कि साइज कैसे ट्रेंड करता है पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, अब अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो साइज पे क्या प्रभाव पड़ेगा और अप टू डाउन चलेंगे तो साइज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों होता है ये देखिए। सबसे पहले ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो साइज क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे, साइज की करेंगे। तो देखिए लिथियम से लेके यानी हाइड्रोजन से लेकर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये क्या है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ग्रुप है अपना। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अगर ऊपर से नीचे चलें तो मैंने क्या बोला है, साइज बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ये है 1s1, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, सोडियम का है 3s1, पोटेशियम का है 4s1, रुबिडियम है 5s1 और सीजियम है 6s1। तो देखिए ये है नंबर ऑफ सेल, इनको बोलते हैं नंबर ऑफ सेल। कहाँ होती है, ये है आपका न्यूक्लियस, ये है 1 नंबर सेल। फिर बात करें लिथियम की तो ये है न्यूक्लियस और ये है 2 नंबर सेल। ऐसे ही सोडियम में आएंगे तो 3 सेल बढ़ेंगी, पोटेशियम में 4 हो जाएंगी, रुबिडियम में 5 हो जाएंगी और 6 हो जाएंगी। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी तो क्या होगा, साइज भी बढ़ेगा। तो साइज इंक्रीज हो रहा है कब, जब ऊपर से नीचे आ रहा है। बट लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, देखिए फर्स्ट अगर पीरियड की बात करूं तो यहाँ होता है हाइड्रोजन और इधर होता है हीलियम। तो मैंने बोला लेफ्ट टू राइट चलने पे क्या होगा, साइज कम होगी। होना क्या चाहिए, हाइड्रोजन की साइज क्या होनी चाहिए, बड़ी, और हीलियम की क्या होनी चाहिए, छोटी। बट ये नहीं होता है, ये ट्रेंड गलत है। और क्वेश्चन क्या आता है, हाइड्रोजन और हीलियम की ही क्या पूछ ली जाती है, साइज पूछ ली जाती है या रेडियस पूछ ली जाती है। तो होगा क्या, हीलियम की साइज बड़ी होगी किससे, हाइड्रोजन से। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हीलियम की जो साइज है वो बड़ी इसलिए होती है क्योंकि इसमें वान डेर वाल क्या पाया जाता है, फोर्स पाया जाता है, वान डेर वाल फोर्स पाया जाता है, और इसीलिए इसकी जो रेडियस होगी वो वान डेर वाल रेडियस होगी। कौन सी रेडियस होती है इसमें, हीलियम में वान डेर वाल रेडियस। और वान डेर वाल रेडियस अपन ने पढ़ी कि सबसे बड़ी रेडियस होती है वान डेर वाल रेडियस। तो हीलियम की साइज बड़ी होगी किससे, हाइड्रोजन से। ऐसे ही अगर सेकंड पीरियड की बात करूं तो सेकंड पीरियड में क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो साइज क्या हो रही है, कम हो रही है। अभी बताऊंगी कि कम क्यों हो रही है। तो देखिए लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज कम हुई तो होगा क्या, लिथियम की साइज क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, फिर बेरिलियम की, फिर बोरोन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की। यानी कि एक पीरियड के अंदर अपन चले सेकंड पीरियड में तो फ्लोरीन की साइज क्या है, सबसे कम है। अब नियोन की कम नहीं होगी क्योंकि नियोन में क्या होता है, वान डेर वाल फोर्स, वान डेर वाल बॉन्ड है, तो नियोन की क्या होगी, सबसे बड़ी साइज होगी।
तो सेकंड पीरियड की बात करें तो नियॉन की साइज सबसे बड़ी, फिर क्या होगा, ऐसे घटती जाएगी। थर्ड पीरियड की बात करें तो थर्ड में क्या आ जाएगा, आर्गन यहाँ आ जाएगा, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन क्या आ गया अपना फर्स्ट पे आ गया। तो सबसे बड़ा साइज आर्गन का, फिर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज क्या हो रही है, कम हो रही है। तो पीरियड में ये साइज कम क्यों होती है, क्योंकि न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ता है। अब जब साइज कम हुई और न्यूक्लियर इफेक्ट क्या हुआ, बढ़ा, तो साइज और न्यूक्लियर इफेक्ट में क्या होता है, रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ता है और साइज क्या है, कम होती है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसी न्यूक्लियर इफेक्ट को एक नाम और देते हैं, जेड इफेक्ट भी बोलते हैं। जेड इफेक्ट बोलूं, न्यूक्लियर इफेक्ट बोलूं या नाभिकीय आवेश बोलूं, एक ही बात है। अब देखिए नाभिकीय आवेश या जेड इफेक्ट होता क्या है, तो इसको समझते हैं अपन। मैंने आपको क्या कहा कि लिथियम है। अब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1 2s1। तो देखिए ये है आपकी न्यूक्लियस, ये 1 नंबर सेल और ये क्या है, 2 नंबर सेल। 2 नंबर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो सब में 2 नंबर के सेल में जा रहा है, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा फिर 2s2 2p2 2p1 2p2 2p3 2p4 और 2p5 2p6, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, सेकंड नंबर की सेल में जा रहा है। तो जब सेकंड नंबर की सेल में जा रहा है तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेकंड नंबर की सेल में आया, ये है लिथियम का इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन आएगा तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन आते ही क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या बढ़ रहा है, प्रोटॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो एक प्रोटॉन भी बढ़ता है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन के कहाँ बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस में बढ़ रहे हैं। और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ना ही क्या होता है, न्यूक्लियर इफेक्ट होता है। अब न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 2 होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज ही क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो जैसे ही बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन आया, प्रोटॉन बढ़ेगा, फिर बोरॉन का इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर वापस क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ रहा है। तो ये जो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस में, ये इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, सेल में आ रहे हैं। अब आप कहोगे कि ऊपर से नीचे आते हैं तब क्यों नहीं होता, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो जैसे ही एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ता है तो वहां सेल चेंज होती है, कोष चेंज होते हैं, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेकंड नंबर सेल में आ रहा है और प्रोटॉन कहाँ आ रहा है, न्यूक्लियस में आ रहा है। जैसे ही ये आया बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन, ये आया बोरॉन का इलेक्ट्रॉन। कार्बन का इलेक्ट्रॉन आएगा तो साइज और थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ आएगा। ये आ गया कार्बन का इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होगा, कार्बन के बाद में इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का आएगा तो और कम हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में बढ़ रहा है। और आएगा ऑक्सीजन का, फिर आएगा इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन का। तो देखो फ्लोरीन का आते आते क्या हो गया, साइज कम हो गया। अब ये समझ में आ गया। मैंने आपको बताया लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेकंड नंबर की सेल में ही आता है और प्रोटॉन न्यूक्लियस में जाता है, तो प्रोटॉन का चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ने के कारण न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसलिए क्या होता है, ये नंबर सेल क्या होती है, डिक्रीज होती है, सॉरी साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब देखिए ये साइज तो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और अपन ने नाम दे दिया किसका, न्यूक्लियर इफेक्ट का। अब एक नाम और बताया
हमने देखा शील्डिंग इफेक्ट। या इसी को नाम देते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। या इसी को बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। क्या बोलते हैं? परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव एक ही बात है। शील्डिंग इफेक्ट बोलो, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलो या परिरक्षण प्रभाव बोलो। तो देखिए न्यूक्लियर इफेक्ट समझ में आ गया। अब अपन क्या देखते हैं, शील्डिंग इफेक्ट क्या है। तो ये न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, ये है सेल। अब देखिए नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर क्या है सेकंड सेल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ये क्या होगा, आगे थर्ड सेल बढ़ती जाएगी, थर्ड सेल में भी क्या आएंगे इलेक्ट्रॉन। फिर फोर्थ नंबर की सेल आएगी, उसमें भी क्या आएंगे इलेक्ट्रॉन। तो जब अपन डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक में क्या एलिमेंट्स होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो देखिए स्कैंडियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d1 और 4s2। उससे पहले अपन आर्गन तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर चुके होते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन पहले अपन फिल कर चुके होते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद में 3d1 और 4s2 में जाता है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन s2 के यहाँ है, ये है d इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3d सेल। अब ये 3d सेल जो है इसमें क्या होगा, d का क्या आया, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब देखिए न्यूक्लियस क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है इनका। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। पर ये वाली सेल है, इस वाली सेल पास में है, बिल्कुल 1 नंबर सेल है तो पास में है, तो इसका जो 1 नंबर सेल का और न्यूक्लियस का इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये क्या हो रहा है, इसमें आकर्षण ज्यादा हो रहा है। फिर सेकंड वाली सेल पे क्या होगा, जब इससे न्यूक्लियस से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ऐसे ही थर्ड वाली सेल पे क्या होगा, और ज्यादा प्रतिकर्षण होगा। तो देखिए ये न्यूक्लियस अपना और इस पे ये जो होते हैं सेल हैं, ये इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच क्या है, अट्रैक्शन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और बाहर वाली सेल है, इस पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। और इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में यानी इस पॉजिटिव के बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। बट जब इनके बीच में अट्रैक्शन होता है तो ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इसको रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को देखो, ये तो अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस तो, पर ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वापस से शील्डिंग करेंगे, यानी कि इसको स्क्रीन करेंगे या धक्का देंगे आप ये मानो। क्योंकि ये नेगेटिव वाले जब इस नेगेटिव के पास आएंगे तो रिपेल करेंगे, और ये रिपेल कर रहे हैं, इस न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, शील्ड कर दिया। दोबारा समझिए एक बार कि ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस की प्रकृति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आकर्षित करता है। ये आदत से मजबूर है अपनी, ये करेगा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित। इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन ये चाहता है कि न्यूक्लियस मुझे ही क्या करे, अट्रैक्ट करे, दूसरे को ना करे। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के पास आएगा तो ये उसको क्या करेंगे, धक्का मारेंगे।
और जब धक्का मारना ही क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट होता है, वो ही स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आने की कोशिश करते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है वो क्या कर देता है, रिपेल कर देता है। इससे साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैंने क्या कहा आपको कि जब न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ता है तो साइज क्या होता है, कम होता है। बट अगर अपन बात करें न्यूक्लियर इफेक्ट, सॉरी शिल्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। साइज की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, शिल्डिंग इफेक्ट। तो शिल्डिंग बढ़ेगी तो साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए इधर ये है अपना शिल्डिंग इफेक्ट। अब ये डी ब्लॉक पे कैसे लागू होता है, तो डी ब्लॉक पे मैंने ये कहा कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो वैसे पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ता है। पर यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट भी आ जाएगा। तो शिल्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो स्कैंडियम से अगर अपन यहाँ तक चलेंगे क्रोमियम तक, तो क्या होगा, न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ेगा। तो जब न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये बढ़ रहा है, शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो साइज क्या होगी, कम होगी। साइज इधर से इधर चलने पे कम हो रही है क्योंकि न्यूक्लियर इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, इनमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर इफेक्ट बराबर है किसके, शिल्डिंग इफेक्ट के। तो न्यूक्लियर इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट बराबर हो गए तो साइज क्या हो गई, बराबर हो गई। यानी कि इनकी जो साइज होती है वो बराबर होती है। क्यों, क्योंकि इधर से तो न्यूक्लियर इफेक्ट खींचेगा और इधर से शिल्डिंग इफेक्ट, तो साइज ना कम होगी ना ज्यादा होगी, साइज वहां की वहां ही रहेगी, बराबर रहेगी। ऑलमोस्ट सेम साइज मानते हैं इन तीनों की, आयरन, कोबाल्ट और निकेल की। अब देखिए कॉपर और जिंक की बात करते हैं तो इनमें क्या होता है, न्यूक्लियर इफेक्ट तो क्या हो गया, कम हो गया, और शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। शिल्डिंग इफेक्ट क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड क्या हो गया, ज्यादा हो गया। कॉपर जो है, कॉपर में डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जैसे ही ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या हो गया, ज्यादा हो रहा है, तो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर आने नहीं देंगे और इसको क्या होगा, रिपेल करेंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन, इस सेल वाले। तो क्या होगा, ये शिल्डिंग इफेक्ट होगा। यानी शिल्डिंग इफेक्ट किसका ज्यादा है, यहाँ पे जिंक और कॉपर की बात करें तो शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, तो साइज भी क्या होगा, इनका बढ़ेगा। तो अपन बात करें कि स्कैंडियम में, तो जो बड़ी साइज है वो देखिए स्कैंडियम सबसे बड़ी होगी, फिर टाइटेनियम की होगी, और फिर क्या होगी, वैनेडियम की होगी, फिर क्या होगी, क्रोमियम की होगी। और इनकी क्या होती है, साइज बराबर हो जाती है, ऑलमोस्ट क्या होती है, बराबर। Fe आयरन की बराबर है किसके, कोबाल्ट के, और कोबाल्ट की बराबर है किसके, निकेल के। और अगर बात करूं कॉपर और जिंक की, तो कॉपर की साइज क्या होती है, छोटी, और जिंक की साइज क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये है बच्चों शिल्डिंग इफेक्ट की और न्यूक्लियर इफेक्ट की बात। अब एक बार इसको ढंग से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा कि न्यूक्लियर इफेक्ट क्या होता है। न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, कम होगी, और शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन कैलकुलेट करेंगे कि न्यूक्लियर इफेक्ट कैसे निकालते हैं। इसके लिए अपन को एक कांस्टेंट ज्ञात करना पड़ेगा, वो होता है सिग्मा, और सिग्मा जो है वो अभी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, अपन कैलकुलेट करेंगे जेड इफेक्ट। तो देखिए जेड इफेक्ट क्या होगा, इक्वल्स टू होगा जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा। तो देखिए जेड क्या होता है, सबसे पहले तो जेड होता है न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जो नाभिक पे जो आवेश होगा वो होगा। वैसे जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो क्या है,
न्यूक्लियस पे चार्ज है, तो जो न्यूक्लियस पे चार्ज है जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज। और सिग्मा क्या है, सिग्मा एक साइंटिस्ट थे, स्लेटर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था, अपना एक कांस्टेंट दिया था, तो ये सिग्मा है स्लेटर कांस्टेंट। स्लेटर कांस्टेंट। तो देखिए ये जो जेड इफेक्ट निकालने के लिए सिग्मा निकालना अपन को जरूरी है, और स्लेटर ने क्या कहा, एक इंपेरिकल फॉर्मूला दिया कि इस फॉर्मूले को रख के क्या निकाल सकते हैं अपन, सिग्मा निकाल सकते हैं। तो वो इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है वो 1s में है, और अगर वो 1s में है तो उसके ऊपर जो शिल्डिंग इफेक्ट होगा वो कितना कंट्रीब्यूशन होगा उसका, तो 1s के लिए अगर अपन को शिल्डिंग इफेक्ट निकालना है तो उसकी वैल्यू अपन रखेंगे 0.30। कितनी वैल्यू रखेंगे, 0.30। अब अगर अपन बात करें कि NS या NP में इलेक्ट्रॉन है, किसमें है, NS या फिर NP में है, तो उसके लिए अपन क्या सिग्मा की वैल्यू कितनी बताई है उन्होंने बताया है कि इसके लिए अगर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 0.35। कितना होगा, 0.35। और अगर बात करें n-1 करें और यहाँ पे मैं लिखूं NS और NP, अभी समझ में आएगा n-1 क्या होता है, NS क्या होता है, अभी एग्जांपल देके समझाऊंगी। तो ये क्या है, NS और NP अगर n-1 में है तो इसके लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो है 0.85। n-2 में है NS और NP, तो उनके लिए हो जाएगा 1.0। और ये ही क्या हो जाएगा, D और F इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा कितना, 1.0। बाकी जितने भी बचेंगे उनके लिए कितना है, 1.0। अब ये क्या है ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे अपन ने लिया Cl का एग्जांपल, और क्लोरीन के लिए क्या निकालना है अपन को, जेड इफेक्ट निकालना है। अब अपन को देखना है कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 17 है। तो 17 भी क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ये क्या है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसमें देखो सबसे पहले जो बाहर वाली सेल है इसको बोला जाता है N, तो ये हुई N, ये है n-1 और ये क्या है n-2। तो मैंने क्या बताया आपको, NS और NP जो होंगे उनके लिए तो कितना है 0.35, और अगर n-1 है, ये n-1 में है, इसके लिए कितना है 0.85, और ये n-2 है तो इसके लिए कितना है 1। तो इन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और z से z कितना है अपना, z इक्वल्स टू 17, z अपना है 17, और z इफेक्ट करना है, निकालना है, तो z इफेक्ट कैसे निकलेगा, 17 में से ये जो आएगा वो घटा देंगे, क्या निकल के आ जाएगा z इफेक्ट। तो देखो कैलकुलेट करते हैं अपन, ये n-1 वाले इलेक्ट्रॉन है, देखो दोबारा देखो ये n है अपना बाहर वाला, ये n-1 क्यों है, क्योंकि 3 यहाँ n है, n बराबर अगर 3 है तो n-1 कितना होगा 2, तो ये 2 ही है, और n-1 इसीलिए बोला क्योंकि ये 2 है। फिर ये 1 है तो n-2, क्योंकि n बाहर 3 है तो n-2 कितना हुआ 1 हुआ। अब इनके लिए क्या निकालना है अपन को, सिग्मा निकालना है। तो देखिए अगर NS और NP में मैंने बताया तो कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन रहेगा 0.35। तो देखिए ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, बट एक इलेक्ट्रॉन अपन को निकाल रहे हैं, बाकी कितने बचे 2 और 4, 6 बचे, तो 6 इंटू 0.35
अब देखिए प्लस क्या करेंगे, ये 8 इलेक्ट्रॉन है और n-1 में है, तो मैंने क्या बोला n-1 में अगर s और p में होते हैं तो किससे कितने का कंट्रीब्यूशन है 0.85 का। तो देखिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 इंटू 0.85, ये 0.85, फिर कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है n-2 में, तो जब n-2 में है 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना कंट्रीब्यूशन 1, तो 2 इंटू 1। अब देखिए ये क्या निकलेगा अपना सिग्मा, तो देखिए कितना है सिग्मा इक्वल्स टू 2 प्लस ये करेंगे 40, ये आ जाएगा 6.80, और अगर इसको निकालें तो ये कितना है 2.10। अगर अपन जोड़े इनको तो कितना होगा सिग्मा इक्वल्स टू 2, 6, 8 और 10 और 11 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, जैसे 11 पॉइंट अपन मान ले 10, 20 जो भी आ रहा है आप एग्जैक्ट वैल्यू देख लेना, 11 के समथिंग आ रहा है। अब अपन को निकालना है जेड इफेक्ट, तो जेड इफेक्ट क्या होता है जेड माइनस सिग्मा। अब जेड कितना था अपना 17, तो 17 माइनस 11 पॉइंट जो भी आप निकालना चाहो, और ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी अपनी 5.90 के समथिंग आ जाएगी, यानी ये जेड इफेक्ट की वैल्यू आ गई। जेड इफेक्ट की कितनी वैल्यू आई 5, 4, जो भी आप अलग अलग एग्जाम्पल लेके निकाल सकते हो। ये तो मैंने एक नॉर्मल एग्जाम्पल दिया है क्लोरीन का, कि इसमें देखो n और n- और n-2 समझाने के लिए मैंने बताया कि n क्या होता है, n-1 क्या होता है, n-2 क्या होता है। उसके बाद में आपको हर एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका कंट्रीब्यूशन मैंने यहाँ बताया है। आप कितने भी एग्जाम्पल निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में मेरे को बता देना, मैं फिर आपको दोबारा नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी।